यस प्लीज। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों ने चाइना की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग टू स्टार्ट किया, जिसमें आप लोगों ने पॉइंट कैरीड आउट किया। सर चाइना के अंदर जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है वो बेसिकली अपने आप में क्या है, स्टेटिज्म है। स्टेटिज्म का मतलब क्या हुआ कि वो प्योरली कमांड जो है वो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, एंड जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होंगे। प्लस व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, एवरी डिसीजन जितने भी हैं वो सारे के सारे क्लियर प्योरली गवर्नमेंट अपनी ओर से लेगी, एंड गवर्नमेंट का ही वो काम है। क्लियर। अब यहाँ पे जो हमारी डिस्कशन हो रही थी कि सर हमने इनके सिस्टम को दो पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया। नंबर वन पॉइंट हमारा क्या था, एक तो प्री 1978 पीरियड एंड एक पोस्ट 1978 पीरियड। क्लियर। यस पढ़िए जी। ड्यूरिंग द प्री पीरियड, पहले During the pre-1978 period, two major events define how China proceeded on the path of development. पहला, ये जो आपका 1978 से पहले वाला टाइम पीरियड है, ये आपको दो मेजर इवेंट्स के रिगार्डिंग टू डिस्कशन करेगा। देखो अगर तो वन बाय वन इसको समझोगे, लर्न करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये याद होगा सिस्टमेटिकली। क्लियर। सर यहाँ पे पहला तो कि चाइना ने कैसे प्रोसीड करा ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर, वन बाय वन। क्लियर। दीज इवेंट्स आर एज अंडर। सबसे पहला ग्रेट लीप फॉरवर्ड। यस पढ़िए। This was a campaign launched in 1958. Underline 1958. To kickstart the process of industrialization. Underline across all industrialization across all parts of the country. इन्होंने चाइना वालों ने अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए, स्टेटिज्म के अंडर तो थी, सारे के सारे रिसोर्सेज भी किसके पास थे, गवर्नमेंट के पास थे, गवर्नमेंट ओन्ड थे। इन्होंने तो कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। क्या, यहाँ पे सबसे पहले ग्रेट लीप फॉरवर्ड के जो 1958 में हुई, जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या करा, किक स्टार्ट करा। कहने का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को वन बाय वन ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज बढ़ाओ। वही बात है, अपनी सोच थोड़ी छोटी थी। हम लोग कंज्यूमर गुड्स में चले गए और वो चले गए कैपिटल गुड्स के अंदर। हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि मशीनरीज क्यों ना बनाई जाए, हम लोगों ने मशीनरी की मदद से गुड्स बनाई। और ये लोगों ने क्या करा, मेन कैपिटल गुड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करा कि आप मशीनरियां बनाओ, एंड जितनी ज्यादा मशीनरी होंगी ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन अपने यहाँ पे ज्यादा होगी होगी। क्लियर। आगे। यस। so much so that the people were encouraged to establish industries in their backyard. in their backyard. backyard समझते हो कि अगर कोई छोटी मोटी स्पेस भी आपके पास है ना, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने प्रमोट कर दी, हर नॉर्मल पर्सन भी, छोटी से छोटी पर्सन भी अपने आप में क्या बात करने लग गए, इंडस्ट्रीज की बातें करने लग गए कि जी हम तो इंडस्ट्री लगाएंगे। क्यों? सरकार मदद कर रही है, सरकार साथ दे रही है। और वैसे भी सारे के सारे रिसोर्सेज, मेन जगह का चक्कर है, रिसोर्सेज का चक्कर है। सरकार कहती जगह हम देंगे, तो तू काम कर, तू इंडस्ट्री लगा, हम तेरा साथ देंगे। यहाँ पे उल्टा कंसेप्ट है। वो तो कहते तू अपने रिसोर्सेज लगा, हमें हिस्सा दे। उल्टा मांगते हैं। ये तो क्या है कि आपको कुछ प्रोवाइड करें, आपको कंट्रीब्यूट करें, आपको कुछ सब्सिडीज दें, ताकि आप लोग नेक्स्ट आगे क्या लें, इनिशिएटिव लें। अपने सर कंसेप्टिंग था सर कि हाँ इंडस्ट्रीज को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। वो भी होता तब अगर रिसोर्सेज सारे किसके होते, गवर्नमेंट के। हमने तो स्टार्टिंग से ही मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही थी, बट इनका कॉन्सेप्ट फंडा क्लियर था कि पहले गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी सारा। ओके। आफ्टर दैट सर, while industrialization was given a massive boost in the urban areas, इधर से रूरल एरियाज में इन्होंने बूस्ट किसको करा, एग्रीकल्चर को, क्योंकि ये भी तो जरूरी है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, खाने के लिए यहाँ पे रिसोर्सेज भी होने चाहिए। आगे, बाय अडॉप्टिंग कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग। एक नेक्स्ट पेज पे अच्छा वर्ड आएगा, कम्यून सिस्टम। क्लियर। कम्यून मींस कलेक्टिव फार्मिंग, कि एक दूसरे की मदद करो, क्यों लड़ाई झगड़े किस बात के, सारे मिलकर खाओ। क्लियर। अब देखो सिंपल सी बात, इन्होंने पता क्या इतना ओपन ऑफर कर दिया, एवरी पर्सन, अर्बन एरियाज का हर बंदा इंडस्ट्रीज में जाओ, खाने पीने की चिंता ना करो, जो आप लोगों के घर का राशन पानी जो भी है सरकार दो। सरकार ने रूरल एरियाज में क्या कहा, कलेक्टिव फार्मिंग करो, मिलजुल कर फार्मिंग करो, एंड ऑल ओवर चाइना इसकी क्या करो, सप्लाई करो। कोई बात है ना, जब कंट्रोल करने वाला पर्सन बढ़िया होगा, तुमने सबके गोल्स क्या कर दिए, फिक्स कर दिए कि तुम्हारा काम ये है,
अब सर इंडस्ट्रीज वाले डे बाय डे ग्रो करते गए, चाइना का नाम इतना ज्यादा हो गया। और लास्ट 15 ईयर्स, या चलो 15 तो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, 13 या 14 ईयर या 12 ईयर्स पुरानी बात है, अल्टीमेटली चाइना अपने आप को इन मार्केट्स में इतना एस्टेब्लिश कर चुका, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड चाइना अपने आप को एक लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज में ले जा चुका। आप ये नहीं समझेंगे, मतलब चाइना से कितना एक्सपोर्ट होता है, कितना। हमारे यहाँ की सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जितनी टेक्नोलॉजी है सारी कहाँ पे, चाइना, सारी चाइना। हमारी सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो गाड़ियों की शॉर्टेज आती है सिर्फ एक चिप के कारण, जिसमें सारा सिस्टम होता है कंट्रोल, वो चिप आती कहां से, चाइना। और वो लिमिटेड बनती है या लिमिटेड सप्लाई देते हैं, व्हाटएवर, वो जल्दी जल्दी मिलती नहीं, और उसके बिना आपकी गाड़ी नेक्स्ट आगे बन नहीं पाएगी, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग उसके बेसिस पे होती है। ये ना ऐसे बहुत डीप डीप थिंग्स में घुसे हुए हैं कि चीज ही ऐसी बनाओ जो ऑल ओवर दुनिया बना ही नहीं रही, अपने आप ढूंढते आएंगे चाइना में। तभी आज की डेट में क्या हो चुका सर, अपने जैसा हर पर्सन कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने से पहले एक बार, जिसने बढ़िया लेवल का बिजनेस स्टार्ट करना है, अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है, चाइना पक्का एक चक्कर लगा कर आएगा, देख कर आएगा। या जितने ट्रेड एक्सपोज होते हैं, अभी दुबई ऑटो एक्सपो हुआ था, ट्रेड एक्सपो हुआ था, ठीक है ना, वहां की वो तो, वहां पे तो चलो ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी दुनिया आएगी। सर स्पेशली बिजनेसमैन स्पेशली जाते हैं दुबई, घूमने नहीं जा रहे, वो किस लिए जा रहे हैं, एक बिजनेस माइंड के लिए, कि जो मेरे माइंड में आइडिया नहीं है, कोई ना कोई वहां पे सारे अपनी एग्जीबिशंस लगाकर बैठे हैं, समझाते हैं कि हमारा प्लान क्या है, हमारा बिजनेस क्या है, वहां से आइडियाज मिलते हैं। फिर वो चीज अपन इंडिया में लाकर क्या करते हैं, कॉपी करते हैं कि हाँ सर चलो अपन ये काम स्टार्ट करते हैं। ये तो बैठे हैं सर इनोवेशन के बादशाह हैं। आगे नेक्स्ट, नियरली 26,000 कम्यून्स कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। एक साइड पे बॉक्स आपके पास है, पहले ये पढ़े, जीएलएफ पढ़िए। Great Leap Forward was a campaign launched in China in 1958 to accomplish economic and इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एट फास्टर रेट। सर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को करने के लिए, फास्टर रेट पे करने के लिए, जीएलएफ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, 1958 में क्या किया गया, लॉन्च किया गया। इट फोकस्ड ऑन, हालांकि पढ़ चुके हैं बट ये बॉक्स अपने आप में अच्छे क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्रक्स बता देते हैं कि आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीएलएफ की मेन डेफिनेशन या पॉइंट ये है, क्लियर। इट फोकस्ड ऑन वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, एनकरेजिंग पीपल टू सेट अप हाउस होल्ड इंडस्ट्री इन देयर बैकयार्ड। मतलब ये लाइन अच्छी है, ये जरूर लिखनी है अगर जीएलएफ का वर्ड आया। सर इन्होंने लोगों को इतना मजबूर कर दिया था इस इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस जीएलएफ ने, मतलब घर घर इंडस्ट्री का इन्होंने मोटो ले लिया था कि हर पर्सन, जो भी जितनी भी जगह है ना, अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हो हमें बताओ, बट प्रोडक्शन कर, बस प्रोडक्शन कर, प्रोडक्शन एक्टिविटी में लग जा, हमारी कंट्री की जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर, जैसे मर्जी कंट्रीब्यूट कर, क्लियर। आगे शुरू करवाया था ना, किसने, माओ ने, उसके कारण सारी, चलो जो भी पर्सन होएगा, नहीं उसके कारण सारी तो चाइना की इकोनॉमी खराब हो गई। नेक्स्ट इज कम्यून सिस्टम। हाँ जी अपना पढ़ना वंशिका, कम्यून सिस्टम, कम्यून सिस्टम ऑफ, नेक्स्ट पेज। Commune system of collectivized agriculture was implemented in 1958 as one solution to the problem। प्रॉब्लम किस बात की आ रही थी वहां पे, सर प्रॉब्लम ये थी, अगर सारे के सारे अर्बन एरियाज के इंडस्ट्रियलाइजेशन में होंगे तो एग्रीकल्चर से रिसोर्सेज कौन लेकर आएगा। कहते चिंता ना करो, कलेक्टिव फार्मिंग को रूरल एरियाज में हमने क्या करा हुआ है, प्रमोट करा हुआ है। यस, द स्ट्रक्चर ऑफ द कम्यून वाज such that households were organized into teams and then team formed bridges and bridges formed the commune। मतलब आगे से आगे कलेक्टिव सिस्टम उनका बनता गया, टीम बनी, टीम से ब्रिज, ब्रिज से नेक्स्ट आगे प्रॉपर एक कम्युनिटी काइंड ऑफ, क्लियर, जो सारे के सारे कलेक्टिव फार्मिंग कर रहे हैं। आगे पीजेंट्स पूल्ड देयर, पीजेंट्स मतलब farmers, clear, peasants pooled their land to create larger fields that could yield greater output and shared farm implements। even सर हम अपने farm implements भी, तुझे चाहिए तो यूज कर ले, ठीक है ना, वैसे भी कलेक्टिवली तो काम कर ही रहे। हमने तो इवन अपने लैंड रिसोर्सेज भी क्या कर लिए थे, पूल्ड कर लिए थे, क्लियर। नेक्स्ट इज ऊपर से, एक्सपर्ट्स फ्रॉम रशिया
played a critical role in promoting the process of industrialization in China. हाँ So subsequently, these exports were withdrawn by Russia owing to diplomatic conflict. देख, एक्सपर्ट्स फ्रॉम, पहले तो आपने रशिया से, चाइना वालों ने स्टार्टिंग मदद कहाँ से ली? रशिया से ली। क्लियर? प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन प्रमोटिंग द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन चाइना। अब नेचुरली सर रशिया वालों को तो भी एक बार तो होगा कि हमारा पर्सन तरक्की किसकी कर रहा है? जाके चाइना की। ऐसा क्यों? डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट्स खड़े कर दिए, रशिया के लोगों को वापस बुला लिया। चलो स्टार्ट तो हो गया था, बता तो गए थे, वही होता ना स्टार्टिंग में कि एक बार इनिशिएटिव तो करवा गए, स्टार्ट तो वो करवा गए। नेचुरली कौन कंट्री चाहती है कि मेरे आगे कोई दूसरी कंट्री क्या करे, स्टैंड करे? वो तो कभी ना चाहे, कभी ना चाहे। ये जो ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट था, वो क्यों करवा के गए थे? इसीलिए तो करवा के गए थे। उनको पता था कि हमारे इंडियंस में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि अल्टीमेट यूएस को तो कब का पीछे छोड़ दे। इन्होंने एंड टाइम पे डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट करा कि इनको ऐसे मसले में उलझा दो, ऐसे पॉइंट्स में उलझा दो, जैसे मोस्ट इंडिया में टेररिज्म यूएस वाले भी करवाते हैं। चाइना से। ये जो इंडिया पाकिस्तान का मसला रहता है ना, हमेशा 4 बंदे उनके मार गए, 5 बंदे इधर के मार गए, ये जो लड़ाई हमेशा रहती है, ये इन्हीं के कारण है। पाकिस्तान को फंडिंग मिलती है भाई, कि इनको उलझा के रखो, इनका दिमाग इसमें रहे बस कि पाकिस्तान ने ये कर दिया। पाकिस्तान खुद तो सोच रहा कि मैं तो खत्म हो रहा हूं, साथ में इनको भी डूब ले मरूंगा। यूएस कभी नहीं चाहता, यूएस कभी नहीं चाहता। पाकिस्तान वैसे कुछ नहीं यूएस के बिना। पाकिस्तान वैसे भी क्या है, नहीं, उसको थोड़ा बहुत जो है वो यूएस के वही तो कह रहा हूँ। पाकिस्तान को तो प्योरली क्या फंडिंग है, फंडिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू फेमस किस बात के लिए? टेररिज्म। ऑल ओवर जितने भी वर्ल्ड है। अब अल्टीमेटली अपने यहाँ का जो सिस्टम है, आधा तो इन कामों में उलझा पड़ा है, आधा रिलीजियस पॉइंट से उलझा पड़ा है, धर्म धुरम इसके केस में सब कुछ तो ऑलरेडी मिक्सअप हो रखा है। ठीक है ना? अगर सिस्टम एक होता, सब कुछ एक होता, नॉर्मल जो थिंकिंग हम लोगों की पहले थी, फ्रीडम से पहले थी, क्लियर? हर पर्सन नॉर्मली क्या कहता था? जी हम हिंदू हैं। हिंदू क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान से। यही था। व्हाट अब नेक्स्ट इतनी बन चुकी है कैटेगरीज, इतनी कास्टिज्म, नेक्स्ट आगे रेसिज्म, अलग अलग पॉइंट्स, पता नहीं क्या क्या हो चुका है। ये उलझ गए सर, उलझ गए। अब जितना सर आप ये इन बातों में अंदर डीपली रूट होते जाएंगे, आपका तो माइंड तो यहाँ लगा हुआ है। और यही तो वो चाहते थे ब्रिटिशर्स। उनका कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। उनके केस में ऐसा कोई रिलीजन वाला पॉइंट ही नहीं है, वो तो बहुत रेयर इन चीजों में इन्वॉल्व है। ठीक है, चर्च जाते हैं, अलग बात है, अदरवाइज नॉर्मली वर्क इज अवर सुप्रीम ड्यूटी। सिंपल पॉइंट, रूल इज दैट, काम करो, अल्टीमेट मेन तुम्हारा काम है जी खत्म, यही तुम्हारा धर्म है। आप काम करो, सब तरक्की अपने आप मिलेगी। आप तो उलझे पड़ेंगे इन कामों में, ये चीज। नेक्स्ट आगे। While the withdrawal of exports had dented pace of industrialization, The pace of agriculture growth was dented by a severe drought in China, which claimed nearly 30 million lives. 30 million lives. प्रॉब्लम्स तो हर जगह रहती ही हैं। सेम यहाँ पे ये पैराग्राफ को मैं नाम दूंगा प्रॉब्लम्स, कि सर बहुत तारीफ कर चुके पीछे से, ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया, ऐसा आया, फलाना आया, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्या कभी चाइना में? कहता हुई है सर। हमारा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी डाउन गया। डाउन जाने का कारण क्या था? याद रखना, कारण क्या था? वो रशिया के जो एक्सपर्ट थे, वो डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण उनको वापस बुला लिया गया था, जिनके कारण ये सारा सिस्टम चलना था। और इधर से एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना फॉल आया, डाउनफॉल आया हमारे यहाँ पे सर। 30 मिलियन लाइव्स, मतलब ड्यू टू किसके कारण? फूड के कारण, हंगर के कारण भूखे मरे। आगे नेक्स्ट इज यस, दूसरा, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। पढ़िए जी। इट वाज इनिशिएटेड बाय the chairman of Chinese Communist ये रहा, Party माओ जेडोंग in 1965. yes. During this period, the students and professionals were sent to the countryside to gain professional expertise. अब थोड़ी सी पहले बताएगा कि अकॉर्डिंग टू दैट इसमें क्या था। आपने स्टूडेंट्स को इस पार्टी का जो सिस्टम था, क्लियर, एंड प्रोफेशनल्स को भेजा गया कंट्री साइड टू गेन प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। कि नहीं, ऐसे नहीं हर बंदे को काम पे लगाना। बात भी सही है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो बंदा क्या काम करेगा? पहले जाकर नॉलेज लेकर आओ, एक्सपर्टीज लेकर आओ, काम सीख कर आओ, फिर काम स्टार्ट करो। ओके,
था। आगे, द कल्चरल रेवोल्यूशन succeeded in combating the then रिसेशनरी साइकिल इन चाइना। और ये जो तेरा कल्चरल रेवोल्यूशन था, ये वाला कल्चर ही था। कल्चर क्या था? हर पर्सन पहले किसमें था? इंडस्ट्री में, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे नहीं। बट अब सिस्टम क्या कर दिया? चेंज। कल्चरल रेवोल्यूशन क्या आया? स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स को कंट्री साइड भेजा गया, बाहर भेजा गया। किस पर्पस के लिए? कि नॉलेज गेन करो, एक्सपर्टीज लेकर आओ। जिससे वो जो तेरे रिसेशन आने के कारण थे ना, वो रिसेशन आने का कारण यही था। हर अनपढ़ बंदे को, हर नॉर्मल बंदे को आपने क्या लगवा दी? इंडस्ट्री लगवा दी। ऐसे थोड़ी इंडस्ट्रियां चलती हैं, ऐसे थोड़ी इंडस्ट्रियां चलती हैं। जिसके कारण तुम्हारे क्या आ रहे थे? रिसेशन आ रहे थे। अब उन रिसेशंस को कवर करने के लिए ये जो पर्सन, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन माओ जेडोंग इन 1965 में ये पॉलिसी लेकर आए कि नहीं सर, ये रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। अगर ये रिसेशनरी साइकिल से आपने जीतना है तो आपको ये सारे पॉइंट्स करने पड़ेंगे। ओके, आगे, इट ऑल्सो सक्सीडेड in imposing Maoism, the दैट इज socio-economic सोशियो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी propounded बाय माओ। इसने अपनी थ्योरी जो सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे थी कि पैसा भी कमाओ, सोशल वेलफेयर भी करो। देख, इसके व्यू ना थोड़े थोड़े मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर जाते दिख रहे हैं। पहले तो क्या थी? स्टेटिज्म। बट ये थोड़ी सी प्रमोशन किसकी कर रहा है? मिक्स्ड इकोनॉमी की टाइप से कर रहा है। आगे, एज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी गवर्निंग द डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट इज, चलो यहां तक तो इनका प्री पीरियड था। प्री पीरियड में आपने 2 पॉइंट पढ़े। पहला कौन सा था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कब हुई? 1958 में, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को काफी ग्रो किया गया। इवन इतना ग्रो किया गया कि सर हाउस होल्ड्स को बैकयार्ड में भी इंडस्ट्रीज लगाने की परमिशन दे दी गई। क्लियर? बट सर रशिया के जो एक्सपर्ट्स थे उनको डिप्लोमेटिक कोई कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण उनको वापस बुला लिया गया, जिसके कारण डाउनफॉल भी दिखे, रिसेशंस भी आए। तो उन रिसेशंस को कवर करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन जो आया, माओ जेडोंग इन 1965, जो चेयरमैन थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। इन्होंने कहना क्या था कि स्टूडेंट्स को जो, देखो, नॉलेज होना जरूरी है। अभी अगले की काम करने की एज नहीं है। स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को पहले तो नॉलेज लेने दो, एक्सपर्टीज लेने दो। अगर एक्सपर्ट पर्सन काम करेगा तो जाहिर सी बात है रिजल्ट आपको मिलेंगे। एंड आप एक अनस्किल्ड वर्कर से काम करवा रहे हो इंडस्ट्री का, वो तो लॉस ही लेकर आएगा। बट अब चेंज कॉन्सेप्ट। अब क्या है? पोस्ट। हाँ जी सर, ये एक्सपर्ट को वहाँ की बेसिस कंट्री साइड तो विलेजेस होते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी तो सारी ही यहाँ पे इंडस्ट्रीज तो लगती थी। यहाँ पे एजुकेशन का तो रोल प्ले अभी तक आया ही नहीं। एजुकेशन गांव में मिलती थी। नहीं, कंट्री साइड मतलब आउटसाइड, दूसरी कंट्रीज में जैसे भेजना करना पढ़ाने के लिए। क्योंकि विलेजेस को कहते हैं। नहीं, कंट्री साइड तो अलग आउटसाइड को बोलते हैं। आउटस्कर्ट्स पे जैसे जो अलग बनी होती हैं, शहर से दूर थोड़ी सी, जैसे वर्ड कह सकते हो, उस पॉइंट से। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे तो अर्बन एरियाज में उसको गांव ही तो बोलते हैं। किसको? कंट्री साइड को गांव तो बोलते हैं। गांव को ही पता है। कंट्री साइड में कहाँ से इनका आ गया? सर विलेजेस पर्टिकुलर जगह पे रहते उसके बाहर जाना। हाँ, या फिर ये था कि पहले जैसे आप, चलो कंट्री साइड वर्ड यूज हो गया काइंड ऑफ। इन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, आप अपनी नॉलेज गेन करें। क्लियर? जो भी आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर द इंडस्ट्री वर्किंग के लिए, कम से कम उतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। आप अपनी वो एक्सपर्टीज लें, एंड एक्सपर्टीज लेने के बाद इंडस्ट्रीज अगर रन करेंगे तभी रिसेशन को मात दे पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग द पोस्ट 1978 period, yes, China introduced economic reforms that partial accepting the principles of market economy. Basically, it involved a strategic shift from a system of ये आगे बढ़, क्लोज्ड इकोनॉमी को छोड़कर आपने शिफ्ट मारा किसमें सर? ओपन इकोनॉमी। क्लियर? ओपन इकोनॉमी का मतलब सर, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब जिसमें आप किसी दूसरी कंट्री की इन्वेस्टमेंट लेना पसंद नहीं करती। क्लियर? एंड ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? जहां पे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए। क्लियर? विद सिग्निफिकेंट रिलायंस ऑन एफडीआई। पहले तो तुम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट समझते थे कि हाँ जी क्लोज्ड इकोनॉमी है, हम नहीं किसी दूसरे को प्रमोट करेंगे।
बट यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट क्या हो चुका था सर, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब हमने एफडीआई को भी यहाँ पे क्या किया, इनवाइट किया कि कोई भी पर्सन अगर अपनी चाइना में एफडीआई करना चाहता है तो वो कर सकता है। क्लियर? दीज रिफॉर्म्स, यस प्लीज। were introduced in two phases. Number one, as under- first phase of economic reforms. Number one, पढ़िए जी। In the first phase, Reforms were introduced in the agricultural sector. पहले तुमने एग्रीकल्चर सेक्टर में करा। दूसरा, these reforms led to withdrawal of the commune system of farming। कहते पहले तो वो तुम्हारा जो कम्यून सिस्टम है ना, कम्यून सिस्टम क्या था, वो तेरी कलेक्टिव फार्मिंग खत्म करो, अपना अपना काम करो, प्रॉपर रिसोर्सेज लगाओ, जो भी सिस्टम है इंडिविजुअलिज्म काइंड ऑफ, कलेक्टिव की जगह। क्लियर? The commune land was divided into smaller pieces of land and allocated to individual household। हर बंदे को अलॉट कर दी गई। Okay, significant it is to note that the land was allocated only for the purpose of, हाँ बस इतना जरूर था, फार्मिंग के लिए लैंड अलॉट की गई। इंडस्ट्रीज का पॉइंट अभी नहीं आया। इंडस्ट्रीज की जगह अभी भी किसकी थी, स्टेट की। फार्मिंग के लिए हमने कलेक्टिव फार्मिंग बंद करी। पहली बात, कलेक्टिव फार्मिंग बंद कैसे होगी, सारे लैंड रिसोर्सेज जिसके जितने बनते हैं, जितनी जमीन उसके हिस्से आती है उसके नाम पे दो। आगे, डिवॉइड ऑफ ऑनरशिप राइट्स। नेक्स्ट आगे, thus the farmers were in a way Tenants of the government of China, not the owners. ऑनर नहीं बनाया, ऑनर नहीं बनाया हमने आपको। वो जमीन किस पे दी, लीज पे, लीज पे दी। ऑनर तो कौन है, सरकार ही है। वो तो पहले टाइम में कह ही दिया था कि जितने नेशनल रिसोर्सेज है वो सारे के सारे किसके होंगे, गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट से वो जमीन क्या किस पे ले सकते हो, लीज पे ले सकते हो, किराए पे ले सकते हो। यू आर नॉट द ऑनर, यू आर द बेसिकली टेनेंट्स ऑफ दैट सॉइल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज, हाउएवर द अलॉटेज वर अलाउड To keep their income from farming with themselves, though not without the liability of taxes. चलो कम से कम अपने जैसे तो नहीं थे, ब्रिटिशर थी तो नहीं था। यहाँ पे ब्रिटिशर्स का तो कॉन्सेप्ट क्या था, अगर जमीन हमसे किराए पे देते भी थे तो हमसे किराया तो भी वसूलते थे। इन्होंने कम से कम अगर ऑनर नहीं बनाया, फिर वैसे तेरे से टैक्स भी तो नहीं ले रहे। सारी की सारी फार्म से जो इनकम आ रही है वो इनकम आप खुद अपने लेवल पे रख सकते हैं। क्लियर? एंड सेकंड फेज पढ़िए जी। इन द सेकंड फेज, Reforms were initiated in the industrial sector. पहला फेज किस पे था, एग्रीकल्चर। दूसरा फेज किस पे आया, इंडस्ट्रियल। These reforms included the following changes. Number one, पढ़िए जी। Private sector enterprises were हाँ। allowed to undertake production of goods, thus the state-owned बिल्कुल सर, enterprises हाँ। were exposed to were competition. exposed to competition from the private sector। मतलब permission to private sector, साइड पे लिख, permission given to private sector, कि प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग करो। और बढ़िया बात है, उल्टा कंपटीशन दो, ये जो अपनी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज चल रही हैं। दूसरा, द सिस्टम ऑफ Dual pricing was introduced. Farmers and industrial units were required to make sale and purchase on the basis of price structure as fixed by the government. हाँ, Market prices determined by the supply and demand forces were allowed to operate for all other transactions in the economy। that is called as dual pricing, जिसमें आपने वर्ड क्या यूज किया, one is MSP, दूसरा वर्ड क्या था, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो हम वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? या प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोरिंग, जिसके अंदर अंदर देख, इसको ड्यूल प्राइसिंग बोलते हैं। प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग से ऊपर नीचे तो जाना नहीं है, इसके बीच बीच में जो डिमांड सप्लाई रेट तय करेगी वो रेट आप अपना रख सकते हैं। मतलब ड्यूअल प्राइसिंग चलती थी, प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले कर रहा था, पब्लिक सेक्टर अपना रोल प्ले कर रही थी। दैट इज कॉल्ड एज ड्यूअल प्राइसिंग। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए। यस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेट अप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। और फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये इसको वर्ड बोलते हैं शॉर्ट SEZ। SEZ हमने क्या कर दिए, तो इंडिया में भी हर कंट्री ने बना दी। जैसे हम नहीं कहते यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया अलग से बना दिया, वैसे ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको इंडिया का पार्ट ही नहीं माना जाता। आप ये मान लो ये एक अलग स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसको वेरियस तरह की एग्जम्पशंस क्या की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। इनके ऊपर टैक्स भी बहुत रेयर टैक्स होते हैं, फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं। क्लियर? अगर आप अपनी इंडस्ट्री SEZ में क्या करते हैं, लगाते हैं, तो आपको गवर्नमेंट की ओर से बहुत बहुत इंसेंटिव्स मिलते हैं। ये चीज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बेसिकली वो हैं जो अपने आप में प्योरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं।
मोस्टली जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं इनका जो लेवल है इंडस्ट्री का वो बहुत है, और ये सबसे ज्यादा इंडिया की जो जीडीपी है उसको क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते सर हैं। इसलिए नहीं होता क्योंकि बैकवर्ड एरिया को प्रमोट करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो नॉर्मल होते हैं, वो नॉर्मल है इकोनॉमिक जोन जैसे होते जैसे हैं, कि बत्ती में हुआ था कि वो रीजनल अपग्रेडेशन है, बैकवर्ड एरिया की अपग्रेडेशन है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। पर ये जैसे नीचे लिखा हुआ है, वर्ड सेटअप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, नंबर 1, SEZ इज एन एरिया, within the country where economic है तो विद इन द कंट्री, बट अगला वर्ड अंडरलाइन, वेयर इकोनॉमिक रेगुलेशंस आर डिफरेंट देन दोज इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। बस ये समझो, जो बाकियों पे एप्लीकेबल होता है वो तुम पे नहीं होगा, तुम्हारे केस में तो अलग ही कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर? तुम्हारे पे ये फालतू झंझट नहीं होंगे अगर आप SEZ के अंदर क्या है, एस्टेब्लिश्ड है। ओके, द SEZ आर कंड्यूसिव टू, मोस्टली पैसा सारा का सारा FDI कहाँ पे होती है, SEZ में। क्लियर? क्योंकि अट्रैक्शन का पॉइंट बन गया ना, अट्रैक्शन जिसके ऊपर इकोनॉमिक रेगुलेशंस कम होंगी वो फ्रीली काम कर पाएगा, एंड जो फ्रीली काम कर पाएगा वो जाहिर सी बात है नेक्स्ट आगे से प्रॉफिट भी ज्यादा कमा पाएगा। आगे, द बिजनेस operating within an SEZ gets आगे ना advantages लोअर टैक्सेस एंड टैरिफ्स। पहली बात आपको लोअर टैक्स एंड टैरिफ्स होते हैं, एंड व्हाइल many countries including India have set up SEZ, Chinese model has shown far greater success than any other in the world। but sir वही है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन रहा है, फिर भी अपने आप में चाइना रहा। क्लियर है? सबके पास है SEZ, सबने एस्टेब्लिश कर रखे हैं। फर्क है कि सर एक तो इकोनॉमिक रेगुलेशंस आपके ऊपर कम लगती हैं, लोअर टैक्सेस एंड टैरिफ्स आपके ऊपर कम लगते हैं। क्लियर? प्लस FDI आपके ऊपर ज्यादा अट्रैक्टेड होती है, आपको कैपिटल के ज्यादा अच्छे सोर्सेज मिलते हैं। तो ये सर अपने आप में इसीलिए वर्ड आया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हुआ क्लियर? यहाँ पे आपकी बेसिकली 2 इकोनॉमीज का पाथ कंप्लीट होता है, एंड तकरीबन आई थिंक सो 4 पेजेस और 5 पेजेस कितने हो चुके हैं आज हमारे, 4 पेजेस तकरीबन। क्लियर? एंड पाकिस्तान डेवलपमेंट जो है, पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मतलब मैक्सिमम 2-3 लेक्चर्स के अंदर इस वीक के अंदर कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। क्लियर? सो दैट आफ्टर दैट फ्रीली आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकें। ओके जी, थैंक्स अ लॉट। कौन सी डेट तक लेनी है?